डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन कुरुक्षेत्र में डॉक्टर रविंद्र गासो की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से पहुँचे साहित्यकारों ने अपने विचार साझा किए हैं। रविंद्र गासो कैसे थे, सभी ने अपने अपने अनुभव इस स्मृति सभा में रखे हैं। गासो जी वामपंथी चिंतक और जनवादी लेखक संघ से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे। रविंद्र गासो की हमारे में एक ही समय लगभग वो था। फिर 1994 एक तरीके से 94 में फिर उसने ये कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर लिया और बिल्कुल हमारे पास, और मुलाकातें फिर और तेज होने लगी, ज़्यादा बातचीत होने लगी। और ये वही टाइम था, मुझे याद आ रहा है कि जब हम सब एक तरह से ग्रो हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, कि नौकरियां भी हमारी लग चुकी थी, परिवार बन रहे थे, उसमें भी व्यस्तताएं थी, अनेक तरह की चीज़ें। पर ये जो निजीकरण का दौर था उस टाइम पे, सब कुछ प्राइवेट हो रहा था, एजुकेशन और अलग अलग किस्म के मुद्दे आ रहे थे। और साहित्य में भी क्योंकि हमारा मिलने का सबसे पहला जरिया साहित्य ही था, तो उसमें भी एक अलग तरीके से बातचीत हो रही थी। और यहाँ जो जनवादी लेखक संघ एक छोटी सी यूनिट थी उस टाइम पे, लेकिन बड़ी वाइब्रेंट थी वो, और उसमें छोटी छोटी गोष्ठियों में हम जाते थे। मतलब हमारा भी बड़ा स्वागत किया जाता था कि ये नए रिक्रूट्स आ रहे हैं इसमें, तो रविंद्र गासो भी उसी का एक हिस्सा है और उसी में हमने सीखा, बने, और फिर ऐसी चीज़ें चलती चली गई। और उसके बीच में ही ये जनवादी लेखक संघ के माध्यम से बहुत सारे और दोस्त लेखकों से साहित्यिक चर्चाएं ये सब होती थी। और उसी में चलते चलते जो दूसरा फेज फिर लाइफ का शुरू हुआ हमारा, वो एजुकेशन में, जब टीचर्स यूनियन में काम करना शुरू किया। और ये वो फिर एजुकेशन में और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन था, जिसमें मुझे याद है खासतौर पर बिरला अंबानी रिपोर्ट एक आई थी हायर एजुकेशन को लेकर के, उसके ऊपर हमारी चर्चाएं होती थी। और फिर ये जो यूनियन का एक प्लेटफार्म था जो उस टाइम पे बहुत ही खराब अवस्था में था, और उसको कैसे सुधारा जाए और उसको किस तरीके से इस रूप में बनाया जाए कि वो जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है वो, उसमें कुछ चर्चा शुरू हो। और वही जो बेचैनी थी, चाहे वो साहित्य के जरिए है, चाहे वो शिक्षक आंदोलन के अंदर जो शिक्षा के जो सवाल हैं उनके जरिए से, वो सब चीज़ें वही आ रही थी बात कुल मिला के, कि जो भी जनसाधारण का जो हिस्सा है या जनसाधारण का विकास कैसे हो, किस तरीके से उसको चीज़ें उपलब्ध हों, वही एक सूत्र है जो अलग अलग कार्यों के माध्यम से हमें जोड़ के रखा जिसने। और रविंद्र गासो के बिना, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में खूबसूरत बात ये थी जो शायद हमारे ग्रुप में और किसी में नहीं थी, वो ये थी कि उसके आसपास सभी तरह के लोग इकट्ठे रहते थे। मतलब जिनकी कोई हार्ड लाइनर नहीं थे, जो जिनके कोई खास पहचान नहीं थी, वो अलग अलग तरीके के लोग उसके इर्द गिर्द, मतलब वो सबके बीच में रहते हुए भी खूब ठाके लगा के हंस सकने की और सबको कुछ ना कुछ बात करने की, उसमें कोई ना कोई स्पेस था जो शायद हमारे दूसरे साथियों में वो कम था, अनुपलब्ध था लगभग, कि वो अपने ही दायरे में खुश थे, अपने ही क्रांति करते रहते थे। लेकिन रविंद्र गासो में ये जो स्पेस था खुला, जिसके बारे में हमारी बहुत सारी चर्चाएं भी होती थी कि ये कैसे मतलब चीज़ें चलती थी। लेकिन यही एक उसकी पर्सनैलिटी की जो सबसे खूबसूरती है, जो मुझे याद आ रही है इस टाइम पे, कि सब लोगों को जोड़ के रखना और अपनी संकीर्णताओं में ना फंस जाना, ये उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही खास पहलू था, जो बहुत गंभीर बात को एक हंसी में उड़ा देता था। और मुझे याद भी आता है कि रविंद्र गासो की जो एक मतलब बात करके जो नाटकीय भंगिमाएं आप सबने देखी होंगी, कि वो कितनी खुशी के साथ जब बात करता था, पूरे शरीर से ही बात करता था, मतलब हंसता था तो भी उसका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होती थी उसमें, वो सिर्फ मतलब किसी एक छोटी सी चीज से नहीं हंसता था, बहुत बड़े स्टाइलाइज्ड एक्शन जैसे होते हैं। और वो ये वैसे ही नहीं आता थी,
यानी कि जिस काम में वो शामिल है उसमें पूरा पूरा ही शामिल है। ये मुझे जो है दूसरी बात जो उससे सीखने की या हम सब मुझे जो महसूस हो रहा है कि कैसे वो पूरी तरीके से उसमें गुम हो जाता था, शामिल हो जाता था दोस्तों में। और अनेक मुलाकातें मतलब हम जैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में यदि कुछ जानना हो तो किसी ने मुझसे पूछता था, यदि रविंद्र गासो के बारे में किसी ने कुछ जानना हो, अभी लेट के दिनों में अनेक चीज़ों की वजह से हमारा काफी संपर्क कम था, दोस्ती कम नहीं थी, संपर्क कम था। लेकिन जब ये घटना घटी हुआ तो मैं यहाँ था नहीं कुरुक्षेत्र में, तो फ़ोन मेरे पास ही आ रहे थे कि क्या हुआ। तो ये इस तरीके से हमें चाहे कहीं हो, लेकिन जो दूसरे जो हमारी छवि बनी वो ये कि है इकट्ठे ही एक दूसरे को, तेरे को तो पता ही होगा। ये इस तरीके इतनी हमारी सांझ थी, इतनी प्रगाढ़ता थी, फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करना, ये करना वो करना और इकट्ठे बैठना। और वो सारी बातें उन सबका जब मैं देखता हूँ कि दोस्त हैं हमारे, एक तरीके से हमारे दिमाग ना कहते हैं कि जैसे साझे हो गए थे। मतलब मैं प्रिडिक्ट कर पाता था कि इस टाइम पर रविंद्र गासो क्या बोलने वाला है। यदि कोई बात है कि वो हंसेगा या इस पर गुस्सा करेगा, या वो भी मेरे बारे में शायद ऐसे अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई हमारे साथ रहते हुए जो दिमागों की लेंथ जो वेव्स हैं जैसे कहते हैं वो थी। तो एक साथी को हमने खोया है, और वो साथी खास तौर पे जो जब ये कोई भी क्राइसिस उसकी लाइफ में बहुत थे, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ से वो जूझ रहा था, मतलब एक जिसको ब्राह्मणवादी कर्मकांड और पाखंड बोलते हैं उसका शिकार भी था वो। उसका बहुत ज़्यादा उसके अंदर से जो तड़प आती थी जहाँ से, और पिछले दिनों में खास एक बेचैनी थी, वो ये थी कि कुछ करना है, अब मैंने पढ़ना है, जो पुराने समय में नहीं थी वो बेचैनी, जो ये कुछ क्रिएट करना है, कुछ मुझे कुछ किताबें बताओ, मैंने इकट्ठा करना है। यानी कि जो एक बौद्धिक अपना जो व्यक्तित्व बनाने की, उसको और ज़्यादा जानने की वो एक ललक जैसे होती है, वो इन दिनों में, पिछले दिनों में वो उसको बेचैन कर रही थी। और इस जितनी लाइब्रेरी में इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, पुस्तकों का आना और ऐसे शामिल हो जाना हर चीज़ में, वो उस एक्टिविज्म को कैसे इंटेलेक्चुअल उसमें लेके आया जाए, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद अपने साथ कर रहा था। क्योंकि उसको कोई छोड़ भी नहीं रहा था, ना यूनियन वाले छोड़ रहे थे, किसी न किसी तरीके से घसीट लेना, ना ही दूसरी एक्टिव चीज़ें थी। खैर, तो वो उनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, वो तो हमारे सबका लॉस है कॉमन। पर जो लाइब्रेरी की जहाँ तक बात है, ग्रेवाल संस्थान पुस्तकालय की, अभी जो हमारी नई टीम एक तरीके से आ रही है, वो इतना सक्षम है कि उस रविंद्र का जो स्मृति है, जोश है, उसको अपनी पूंजी बनाते हुए मेरे ख्याल में उसको आगे बढ़ाएगी। और उन्होंने इस बात को, मैंने सुनी है उनकी चर्चाएं इन दिनों में बैठ करके, तो उन्होंने ये ठान लिया है कि जो काम कर रहे थे इसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो जो ये रविंद्र गासो की जो चेतना है वो उनके कामों का हिस्सा रहेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसी तरीके से हमारे बीच में रहेंगे वो, हमारे कामों में, हमारे जो भी चीज़ें होंगी उसमें उनकी एक जगह हमेशा ही हमारे बीच में वो याद आते रहेंगे हमें। प्यार और सम्मान की बात करूँ तो हमें बच्चा मानते थे और दोस्त भी कहते थे। वो पहचान लेते थे कि कौन व्यक्ति संस्था के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है। और इसी क्रम में हमेशा वो कार्यक्रम के बाद, क्योंकि मैं डीसी कॉलोनी में रहता हूँ, तो अक्सर वो हम लेट आते थे क्योंकि घर करीब है, तो घर आते थे मेरे पास। और लाइब्रेरी का जो आइडिया कैसे शुरू हुआ, मैं उसको, हालांकि अब ज़्यादा मैं उस विस्तार में नहीं जाऊँगा, आप पढ़ लेना, लेकिन उन्होंने ये आइडिया मतलब बातचीत से ही किया कि क्यों न, आजकल कमर्शलाइजेशन हो गया है, बाजारवाद हो गया है, शिक्षा का तो व्यवसायीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, हर गांव में भी अब पैसे वाली लाइब्रेरी खुल गई है। तो इस बात पे बड़े चिंतित थे कि अगर शिक्षा में भी व्यवसाय और बाजार आ गया तो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सुनिए,
बिल्कुल सर, क्यों ना हम जो अपने संस्थान को मतलब फुल टाइम खोल कर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए पढ़ने के अवसर पैदा करें कि वो आसानी से वहाँ आकर बिना किसी खर्च के अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यह तो स्वाभाविक सी बात है, उनसे सीखने को मिलता ही था। तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि ये काम आप संभालोगे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिन कामों में आपकी रुचि होती है तो सहज रूप से आप स्वीकार कर लेते हैं और इसका प्लान बना के लाओ, ऐसे कहते थे। ऐसे नहीं संभालोगे और ये नहीं भी आप ही बताओ, नहीं, आप बना के लेके आओ। जैसे तैसे हम बातचीत करते रहे और एक साथी हमने अंकित वहाँ पे रख लिया, जिससे कि काम सुचारू रूप से चले। और ये कहते थे कि पुस्तक और पुस्तकालय तो हर गली मोहल्ले में होना चाहिए आपके आसपास। अगर आप इस व्यवस्था में चीज़ों को बदलना चाहते हो तो सबसे बड़ा जरिया और हथियार यही है। दूसरी बात यह है कि संस्थान में लाइब्रेरी जो चल रही है, इसमें ध्यान रखें, कोई भी जो लड़की यहाँ पे पढ़ना चाहती है, चाहे वो नज़दीक से है चाहे दूर, सबसे पहले सीट उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 20-25 ही सीटें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही है। हालांकि उन्होंने इस बात की कभी चिंता नहीं की कि हमारे पास पैसा कम है। उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे आए यहाँ पे, जितने एडजस्ट हो सकते हैं उतने करो, संसाधनों की कोई कमी नहीं। और तुरंत हमने इस दिशा में काम किया और बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे साथियों का, 100 के आसपास साथियों ने हमें व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। और वो सुचारू रूप से, जो उनका सबसे बड़ा सपना था कि ये काम ऐसा है जिसको आप किसी सरकार या प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लाइब्रेरी ये एक नागरिक समाज का दायित्व है। हमारी लाइब्रेरी चलेंगी, ये उनका कहना है, ये उनके शब्द है, वो चलेंगी जन सहयोग से और उनको प्रेरित करना होगा। पता था उनको भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरत है, वो कहते हैं ये भी जरूरत है, इन्हीं में से कुछ बच्चे जब सफल होंगे, उनके अंदर चेतना का निर्माण होगा, तो ये समाज में इस काम को, जिस काम को हमने शुरू किया, आगे लेकर जाएंगे। बड़े व्यापक फलक पे वो सोचते थे। उनके व्यक्तित्व के आयामों को समेटना किसी भी बड़े से बड़े विद्वान के लिए भी इतना सहज नहीं है। तो मैं तो बस वही विषय आपके सामने रख रहा हूँ जिनके साथ मतलब बहुत करीब से, जिन पे हमें काम करने को मिला। सबसे पहले तो मुझे नवादी लेखक संघ जींद की जिला इकाई की तरफ से डॉक्टर रविंद्र गासो को याद करता हूँ। अपने से छोटी उम्र के किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना बड़ा होता तो कठिन है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस तरह की स्मृति सभा, साहित्यिक सांस्कृतिक स्मृति सभा, ये विरले लोगों को प्राप्त होती हैं। ऐसी शख्सियत डॉक्टर रविंद्र गासो थे जो आज हम उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं। जींद से भी उनका बड़ा अच्छा नाता था। जब भी हम कभी फ़ोन करते, मैंने 2 बार उनको लेखक संघ के सेमिनार के लिए बुलाया। एक बार मैंने फ़ोन किया तो एकदम से उनका फ़ोन आया, हाँ क्या कर रहे हो? महा जी आपसे उम्मीद कर रहे हैं, बोलो कि आप फला दिन आ जाओ। दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं डॉक्टर रविंद्र गासो को इस तरह से याद करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे तो प्राय फ़ोन वगैरह पर बात हो जाती थी, क्योंकि मैं पंजाबी से थोड़ा बहुत अनुवाद कर लेता हूँ, हरियाणवी में कुछ चीज़ें पूछनी होती थी तो मैं कर लेता था। लेकिन जब हम 1992 में इस आंदोलन में आए, पूरे नवजागरण आंदोलन की बात में कर दो, तो तब हमारे बीच में चर्चा इस तरह से चलती थी, वे कुरुक्षेत्र वाले ग्रुप से, कुरुक्षेत्र वाले साथियों से फलां बात करी है, फलां करेंगे। मतलब कुल मिला के 2-2.5 सेंटर दिखाई दिया करते थे, एक कुरुक्षेत्र का सेंटर, एक रोहतक का सेंटर और आधा हिसार का सेंटर। तो वो कुरुक्षेत्र वाले साथी हैं, वो आज भी मुझे पूरा वो ग्रुप, वो पूरी टीम ही याद करता हूँ मैं, केवल रविंद्र, क्योंकि जब तक हम पूरी टीम को बीच में नहीं लेके आते, रविंद्र गासो का अपना जो काम है, वैचारिक काम है, उसको सही तरीके से मैं समझता हूँ कि समझा नहीं जा सकता। और उस टीम में ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं, 7-8 लोग, 10 लोग
चाहे वो अशफाक साहब हैं, चाहे हरपाल हैं, डॉक्टर सुभाष हैं, करुणेश हैं, डॉक्टर करमजीत भी होते थे, तारा जी होते थे, उनके मतलब मैं बेशक इस स्कूल का विद्यार्थी नहीं रहा सन 1992 से पहले, मैं संस्कृत का विद्यार्थी, लेकिन सन 1992 के बाद मैं डॉक्टर ग्रेवाल के स्कूल का विद्यार्थी हुआ और उसमें इन सभी लोगों से के संपर्क का बड़ा योगदान है हमें बनाने में। मतलब डॉक्टर रविंदर गासो से जब भी फोन किया तो वो कभी निराश कभी नहीं बोलते थे, हमेशा यही कहते थे जो अशफाक साहब कह रहे थे ना कि आगे बढ़ो, चिंता ना करो, परवाह ना करो। ये जो चीज उनके व्यक्तित्व की सबसे खास थी। पिछले दिनों